अगर आप एक ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाह रहे हैं, अगर आप अपनी स्टडीज़ को पार्ट टाइम जॉब के साथ मैनेज कर रहे हैं, या अगर आप 3 से 5 साल का तजर्बा रखने वाले एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉई हैं, या महज आप इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं मगर जॉब लैंड नहीं कर पा रहे हैं, तब ये वीडियो आपके लिए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिविंग इन द करेक्ट नॉलेज और एम्प्लॉयबिलिटी के इस सेगमेंट की तीसरी वीडियो में आज हम थोड़ा सा हट के बात करेंगे। जनवरी 2014 की बात है जब मैंने दुबई ट्रैवल किया था और उसका मकसद था जॉब सर्च। तो एक नया एक्सपोजर था मेरे लिए। मैं मार्केट प्लेस में नया एंटर हुआ था। तो शुरू के 2 हफ्ते तो मुझे वहाँ कहीं से कोई इंटरव्यूइंग कॉल नहीं आई, बट तीसरे हफ्ते में मुझे एक ईमेल आई जहाँ पे एक मनी एक्सचेंज कंपनी को अपने रास अल खैमा के ऑफ़िस में एक इंटरनल ऑडिटर की ज़रूरत थी, जिसके लिए उन्हें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए था। मैं खुशी खुशी उनके बताए हुए एड्रेस पे इंटरव्यू देने के लिए पहुंचा, मगर वहाँ पे मुझे दूर से देख के लग गया कि ये मैं सही जगह आया हूँ। उसकी वजह ये थी कि वहाँ पे 50 और लोग मेरी तरह मौजूद थे इंटरव्यू देने के लिए। तो अल्लाह करके वहाँ से 3 घंटे में मेरे इंटरव्यू की का नंबर आया। फिर सोने पे सुहागा इंटरव्यू देने पहुंचा, तो वहाँ पे मेरे इंटरव्यू लेने वाला एक के बजाय 5 लोगों का इंटरव्यू एक साथ ले रहा था। अब ये आप ही बेहतर जानते हैं कि अगर एक बंदा इंटरव्यू लेता है और 5 लोगों का एक वक्त में इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो कितना मौसर, कितना कामयाब होगा। इसी तरह उसी ज़माने में ही कि थोड़े से अरसे की बात है, मैं जब पाकिस्तान वापस आ गया था, उस टाइम मैंने पार्को के एक एडवर्टाइजमेंट पे अप्लाई किया था जिन्हें इंटरनल ऑडिटर चाहिए था। मैं इंटरव्यू के लिए हाज़िर हुआ, इंटरव्यू दिया और वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। फिर मैं इंटरव्यू देने के लिए टोयोटा मोटर्स के लिए मैंने अप्लाई किया। वहाँ पे भी इंटरव्यू देने गया, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। ये थोड़े से टाइमलाइंस के वक्फे से ये वाक़यात पेश आए थे, मगर इन सब में एक ही चीज़ कॉमन थी। 1 साल बाद, 2 साल बाद वही एडवर्टाइजमेंट उसी कंपनी के नाम से दोबारा से जो है अखबार में आ रही थी। ये बेसिकली होता यूँ है कि अक्सर कंपनीज़ की रिक्रूटमेंट प्रैक्टिसेस इतनी मौसर नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उनके पास सही कैंडिडेट अपीयर नहीं हो पाता है। मैंने पिछली वीडियो में बात की थी स्टाइल ओवर सब्सटेंस। स्टाइल यानी इंडस्ट्री के मुताबिक, अब अपनी इंडस्ट्री के मुताबिक इंडस्ट्री की नौयत सा इंडस्ट्री के मिजाज वाला बंदा इंटरव्यू देने पहुँचे, तो उनके इश्तिहारात में कुछ कमी थी, जिसकी वजह से उनके पास सही लोग नहीं आ रहे थे, या शायद उनकी अपनी प्रैक्टिसेस में कुछ डेफिशिएंसी थी। तो आज हम इसी टॉपिक को लेके बात करेंगे, हाउ टू नो विच ऑर्गेनाइजेशन इज़ राइट फॉर यू। नाउ मैंने ये एक मेरा तजर्बा है, या मुझे एक रिकरिंग पैटर्न कि मैंने देखा है कि जो अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो बेसिकली 2 तरह, उसमें 2 खुसूसियात होती हैं व्हेन दे आर रिक्रूटिंग। पहली, स्ट्रेंथ ऑफ देयर मैसेज। वो इश्तिहार जो स्टैंड आउट करती हैं उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो कितना अटेंशन ग्रैब कर रहा है, और सिर्फ अटेंशन ग्रैब नहीं कर रहा, सही लोगों की अटेंशन ग्रैब कर रहा है।
दूसरी आ जाती है दे इन्वेस्ट इन रिक्रूटिंग एंड रिटेनिंग द बेस्ट। वो किस तरह से होता है? पहले आ जाते हैं स्ट्रेंथ ऑफ देयर मैसेज के ऊपर। इसके बारे में बात करते हुए मैं आपको एक और कहानी सुनाऊंगा। 1914 में एक इंग्लिश महम जो अर्नेस्ट शैकल्टन ने एंटार्कटिक ओशन को एक कोने से दूसरे कोने तक क्रॉस करने की कमर कसी। उनका 28 लोगों का क्रू था और उस ज़माने में महमजोई में मुकाबला चल रहा था। रोनाल्ड एमंडसन ने उसी टाइम थोड़े अरसे पहले साउथ पोल बखैर व आफियत क्रॉस कर लिया था, तो अब रह गया था तो एक एंटार्क्टिका को एक कोने से दूसरे कोने तक क्रॉस करना। तो उनका एक्सपीडिशन शुरू हो गया, लेकिन इससे पहले कि वो अपने मुकाम पे पहुंचते जहाँ से उन्हें ट्रैक करना था, उनके जहाज़ को पे दर पे बर्फ़ानी तोहदों की लहरों में जा गिरा। और एक क्रू मेंबर के मुताबिक तो सर्दी ने ऐसे जहाज़ को जकड़ा जैसे बादाम के इर्द गिर्द उसका होल या उसका कवर। ये 10 महीने तक अपने जहाज़ में ही मुकीम रहे। 10वें महीने के बाद इनका जहाज़ इस लायक ही ना रहा कि उस पर ठहरा जा सके, तो ये वहाँ से उतरे और कुछ लोग शैकल्टन मिला के वहाँ से तैरते हुए गए और अपनी रेस्क्यू के लिए कुछ ढूंढने के लिए वहाँ से कुछ किसी तरह की वापसी का बंदोबस्त करने के लिए उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी। और 1916 में जाके इनकी कोशिश रंग लाई और ये 28 के 28 लोग ज़िंदा सलामत वापस आ गए। इसकी अहमियत इस लिहाज से है कि इस एक्सपीडिशन में कोई एक भी फर्टेलिटी ना हुई, कोई एक क्रू का मेंबर भी जाँ बहक नहीं हुआ, ना ही कोई झगड़ा हुआ, ना ही किसी ने एक दूसरे को नोचा खसूटा। और उसकी एक बहुत बड़ी सबब उस तरीके में था जिस तरीके से शैकल्टन ने इन लोगों को रिक्रूट किया था। आपके सामने इस वक्त शैकल्टन का वो इश्तिहार जिसमें उन्होंने रिक्रूट किया था वो चलाया जा रहा है। एक तरफ ये इश्तिहार है जो शैकल्टन ने असल में लिखा था, दूसरी तरफ ये इश्तिहार है कि अगर वो आज के ज़माने के मुताबिक रिक्रूट करता तब वो किस तरह से रिक्रूट करता। बेसिकली शैकल्टन ने जो इश्तिहार लिखा था उससे बिल्कुल ऐन मुताबिक वो लोग आए जो उसको उस एक्सपीडिशन के लिए चाहिए थे, उस जॉब के लिए चाहिए थे, उस वर्क के लिए चाहिए थे, उस प्रोफेशन के लिए चाहिए थे। सर्वाइवर्स, लवाहिकीन। तो ये चीज़ हमें सबक सिखाती है कि अगर हम लोग सही लोगों को अपनी तरफ खींच लाएं तो हम लोग की एक वक्ती तकाजा आ जाता है कि हम अपने काम को अबूर कर सकें। अगर अबूर ना कर पाएँ तो कम से कम हम एक टीम की तरह रह सकें। अब ये तो हो गई बात हमारे स्ट्रेंथ ऑफ देयर मैसेज की, कि उनका मैसेज उन लोगों के लिए बहुत मायने ख़ेज़ होता है जो उस तरह की तबीयत रखते हैं। मगर क्या यही काफ़ी है? हरगिज़ नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशंस ना सिर्फ अच्छा मैसेज डिलीवर करती हैं बल्कि ये अपनी रिक्रूटमेंट में और अपनी रिटेनमेंट में जब इनको अच्छे लोग मिल जाते हैं सब कुछ लगा देती हैं। रिक्रूटमेंट की बात कर लें
तो उनके एक के बाद एक प्रोसेस बहुत स्लो होता है, यके बाद दीगरे एग्ज़ाम्स दिए जाते हैं, उसके बाद फिर इंटरव्यूइंग का मराहिल शुरू होता है। इंटरव्यूइंग का मराहिल के बाद जाते 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 4 या 5 कैंडिडेट बढ़ जाते हैं फ़ाइनल इंटरव्यू तक। ये बहुत ही स्लो प्रोसेस चलता है ताकि वो लोग इंश्योर कर सकें कि वही लोग आए इनके पास जो उस नौयत की जो उस काम की नौयत रखते हो। अब आप लोग कहेंगे कि भला एक इंग्लिश महमजो का स्ट्रेंथ ऑफ द मैसेज में क्या ज़रूरत है, क्योंकि इसके बारे में साइमन सिनेक ने अपनी मशहूर किताब स्टार्ट विद वाई में ज़िक्र किया। इसके अलावा नैन्सी कोहेन ने इसके ऊपर एक पूरा का पूरा आर्टिकल शेयर किया जो कि अभी आपके सामने चल रहा है, और मैं चाहूँगा ये आर्टिकल ज़रूर पढ़ें। तो ये बेसिकली हमें सिखाता है कि यार जब तक आपके पास के ऑर्गेनाइजेशन हमें किस तरह पता चले, स्पेशली वो लोग जो फील्ड में नए हैं, उनको वो लेफ़्ट राइट एंड सेंटर हर जगह अप्लाई कर रहे होते हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो ये बात उनको उनके लिए एक प्रायोरिटी दें, क्योंकि जॉब मार्केट में एंटर होने का मतलब ये नहीं है कि आप लेफ़्ट राइट एंड सेंटर अप्लाई करें। आपको जो वैकेंसी मिल रही है आप उस पर जाएँ। ये बेसिकली आपको आपकी अपने ट्रैक से हटाने वाली बात होती है। तब आपका सवाल शायद ये सवाल उठे कि सर अगर ऐसा है तो फिर हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हम जाने का ख्वाब देख रहे हैं, वहाँ हम अगर ना जा सकें, वो रिक्रूट नहीं कर रहे, तब हम क्या करें? तब सीधा सा जवाब इसका ये है कि आप एक ट्रांजिशनल एम्प्लॉयमेंट के फेज़ में आएँ। उस वक्त आपको ये प्रायोरिटाइज़ नहीं करना चाहिए कि मैं अपनी ड्रीम ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हूँ तो मैं एम्प्लॉयबल ही ना रहूँ। एम्प्लॉयबिलिटी इज़ द प्रायोरिटी, ये हम बात कर चुके हैं। तो मैसेज इसका यही है कि आपको उस वक्त हर हाल में सिनेरियो में अगर आप अपनी गोल वाली ऑर्गेनाइजेशन में नहीं जा सके तो उस वक्त हिम्मत नहीं हारनी है। उस वक्त किसी भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम मिल रहा है, आप उसे पकड़ लें, क्योंकि ना वो ऑर्गेनाइजेशन कहीं जा रही है ना आप कहीं जा रहे हैं। तो आपके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि जितना कि एक वक्ती तकाज़ा रह जाए कि आप उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करें। तो जब तक आप एम्प्लॉयबल रहेंगे तब तक आपके लिए उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। आज की हमारी वीडियो का मैसेज था, और दुआ में याद रखिए, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।